हाँ। गणेश जी के संपर्क में। चलिए आ जाते हैं वॉल्यूम 5 में। पहला चैप्टर क्या है? रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग। क्या है पहला चैप्टर? रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग। सर ये क्या है रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग? सर स्टॉक का ये हमें कब मेंटेन करना है? जब हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। क्या है? बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर। तो स्टॉक का लेवल क्या बोला है ये? री ऑर्डर मतलब कब ऑर्डर देना है, मतलब स्टॉक का लेवल कौन सा रहेगा जब हमें तुरंत ऑर्डर देना है, उसका क्या करना? मॉनिटरिंग करना। क्या करना? मॉनिटरिंग। राइट सर। क्यों मॉनिटरिंग की जाती है? क्योंकि स्टॉक आउट ना हो या एक्सेस स्टॉक ना हो जाए हमारे पास। अगर एक्सेस स्टॉक हो जाएगा, यही तो हमारे देश की विडंबना है। तो कोई गलती कर दिया अगर या कुछ भी हो गया तो जब तक हम हंस नहीं लेंगे भरपूर। फोकस करो। तो सर स्टॉक एक्सेस हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, और स्टॉक आउट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ एक्सेस हो जाएगा तो वेरी गुड सर। हमारा स्टॉक एक्सपायरी हो सकता है, हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा सर, हमारा बहुत से प्रोडक्ट एक्सपायर्ड भी हो सकता है, बहुत आउट ऑफ डेटेड भी हो सकता है, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है सर। और स्टॉक आउट हो जाएगा तो सर स्टॉक आउट मतलब समझते हो कस्टमर आया सामान ही नहीं है सर, गुडविल खराब हो जाएगी हमारे, सेल्स हमारा कम हो जाएगा, सेल कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा सर। आ रही बात समझ में? तो हमें क्या करना है? री ऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग मतलब स्टॉक का लेवल मॉनिटरिंग करना है। इसमें दो चीजें ध्यान दी जाती है सर, कब ऑर्डर देना है और कितना ऑर्डर देना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? री ऑर्डर स्टॉक लेवल को पहले टैली में स्पेसिफाई करना पड़ता है। क्या करना होता है? स्पेसिफाई करना। राइट सर। कैसे स्पेसिफाई करेंगे? देखिए यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? सेटिंग री ऑर्डर लेवल एंड ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द नेट स्टॉक एंड सेलेबल स्टॉक क्या होता है वो समझेंगे। तो सर हमें करना कैसे रहता है सबसे पहले? अच्छा, इस चैप्टर के लिए क्या होना चाहिए सर? परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर हमारा एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर किससे कनेक्टेड है? परचेज ऑर्डर मतलब कब हमें स्टॉक का ऑर्डर देना है तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए सर? एक्टिवेट होना चाहिए। तो परचेज सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट होना चाहिए। तो आप परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को पहले एक्टिवेट कर लीजिए, उसके बाद ये लेजर्स वगैरह बना हुआ है, यूनिट्स, ठीक है, स्टॉक आइटम। उसके बाद सर मेन काम क्या करना है इसमें? सर री ऑर्डर लेवल को स्पेसिफाई करना है, बट इसका पाथ जो है थोड़ा सा पाथ इसका सर थोड़ा सा अल्टर टाइप का है, मतलब थोड़ा सा बोल दो नॉर्मल नहीं है सर। गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, अल्टर पे जाना है, एंड क्या करना है? पहले शो मोर करना है। क्या करना है? शो मोर, एंड देन सेलेक्ट करना है री ऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम। फिर वहां स्टॉक आइटम पे क्या वो करना होगा सर? स्टॉक आइटम का एक यहाँ पे अगर इमेज बना होगा, यस, री ऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कब करना है? री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऑर्डर लेवल सर, स्टॉक का लेवल मतलब ये 15 पीस। अगर हमारा स्टॉक का लेवल 15 पीस से कम होगा तो हमें तुरंत ऑर्डर देना है, और कितने पीस का ऑर्डर देना है? 14। इसको स्पेसिफाई करना। राइट, इसको स्पेसिफाई करना सर। दो प्रोडक्ट है, हमने दोनों स्पेसिफाई कर दिया। अब ये क्या करता है? जैसे ये रिपोर्ट एक बता के हमें देता है, जैसे हम परचेज सेल करेंगे, कोई आ गया ऑर्डर देने के लिए, हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो इस टाइप का वो रिपोर्ट देगा जिसमें वो बताएगा ये आपका रीऑर्डर लेवल है। शॉर्टफॉल मतलब अभी तक आपने कुछ भी परचेज नहीं किया तो कितना फॉल हो गया, शॉर्टफॉल कितना हो गया? 15 नंबर। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी? 40 नंबर। इसलिए ये इसने एक टेबल बना रखा है, ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, मतलब इस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर दे देना है। जैसे आपका 100 पीस का आइटम है, 100 आइटम्स है, तो आपको बस यही कॉलम पे ध्यान देना है, जिसमें जिसमें अगर ये कॉलम स्टॉक आइटम का मेंशन है, इसका मतलब उसका ऑर्डर देना है। राइट, तो जैसे इसमें बता रहा है कि हमने बस स्टॉक लेवल स्पेसिफाई किया, उसके बाद ये रिपोर्ट देखा सर। सर ये रिपोर्ट कहां से दिखेगा? रीऑर्डर स्टेटस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रीऑर्डर स्टेटस। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड रीऑर्डर स्टेटस। यहां पे हम देख सकते हैं स्टेटस, तो ये बता देगा। जैसे आप देखोगे आगे, अगर हमने इस परचेज किया, जैसे हमने आरके फाइन रेगुलेटर का स्टेटस क्या दिखा रहा है? तो शॉर्टफॉल दिखा रहा है, क्योंकि अभी क्लोजिंग स्टॉक 0 है सर। ठीक है, जैसे ही हमने ये आरके फाइन रेगुलेटर परचेज किया, कितना पीस परचेज कर लिया सर? 40 पीस।
उसके बाद स्टेटस देखने जाएंगे तो हमारा स्टेटस कैसा दिख रहा है, मतलब सर हमारे पास हो गया 40 पीस, मिनिमम ऑर्डर लेवल होना चाहिए स्टॉक का लेवल कितना 15, तो शॉर्टफॉल हो रहा है क्या, नो सर 15 होना चाहिए, 15 से ज्यादा है। ठीक है, तो ऑर्डर टू बी प्लेस करना है क्या, आंसर इज नो। लेकिन सेकेंड आइटम अभी तक हमने परचेज नहीं किया है तो उसका ऑर्डर हमें प्लेस करना है, राइट। तो सिंपल करना है आपको, ऑर्डर लेवल स्पेसिफाई करना है, परचेज सेल करते रहिए, उसके बाद आप री ऑर्डर स्टेटस पे जाके चेक कर लीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें देना है। उसके बाद इसमें एक चीज और है, दो वर्ड यूज किया गया है, एक नेट स्टॉक यूज किया गया है और दूसरा क्या यूज किया गया है, सेलेबल स्टॉक। क्या यूज किया गया है, सेलेबल। सर ये क्या होते हैं दोनों, नेट स्टॉक क्या होते हैं और सेलेबल स्टॉक क्या होते हैं, नेट स्टॉक क्या होता है और सेलेबल स्टॉक। सर नेट स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, जितना गुड्स आ चुका है, प्लस परचेज ऑर्डर पेंडिंग, प्लस परचेज ऑर्डर पेंडिंग माइनस सेल्स ऑर्डर पेंडिंग, राइट। उसके बेसिस पे आता है आपका नेट स्टॉक। पहला हो गया सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑर्डर पेंडिंग, मतलब इतना स्टॉक आपका आना पेंडिंग है, माइनस सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, मतलब इतने का ऑर्डर आपने ले चुका है, तो आपका बैलेंस जो स्टॉक रहेगा दैट इज कॉल्ड नेट स्टॉक। तो नेट स्टॉक निकालते क्यों है, क्योंकि इसी को कंपेयर करते हैं किससे, किससे करते हैं सर, स्टॉक लेवल से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर देना है कि नहीं देना है। सेकेंड आता है सर सेलेबल स्टॉक। क्या आता है, सेलेबल। सो व्हाट इज द सेलेबल स्टॉक। सेलेबल स्टॉक मतलब कि अगर कोई कस्टमर आ जाए अभी तुरंत तो हम उससे मैक्सिमम कितना बेच सकते हैं। तो क्या ये वाला पार्ट बेच सकते हैं क्या, जो अभी गुड्स ऑर्डर दिए अभी तक आया है नहीं है, बेच सकते हैं क्या, नो सर। तो उसमें पीओ को हटा देना है, क्या कर देना है, पीओ को हटा देना है। मान लो हमारे पास 40 पीस का स्टॉक अभी है, पीओ 10 दिया है, लेकिन हम 10 नहीं लेंगे सर क्योंकि अभी गुड्स आया नहीं है। ऐसो मतलब सर हमने मान लो 25 पीस का ऑर्डर ले चुके हैं, तो हम मैक्सिमम अभी कस्टमर आ जाए तो कितना बेच सकते हैं, 15 पीस। तो इसको बोलेंगे सर सेलेबल स्टॉक। क्या बोलेंगे, और नेट स्टॉक अगर निकालना होगा इस केस में तो कितना आएगा, 40 10 50 माइनस 25, नेट स्टॉक कितना होगा 25। मीन टू से सर नेट स्टॉक में परचेज ऑर्डर को कंसीडर करना है और सेलेबल स्टॉक में परचेज ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना है, सेल्स ऑर्डर करना है, लेकिन परचेज ऑर्डर को नहीं करना। सर कितना ऑर्डर देना चाहिए या स्टॉक का लेवल हमारा कितना होना चाहिए, कैसे निकालें, इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, सर हमारा स्टॉक का लेवल कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, डी इंटू एल प्लस एस। सर मतलब डी फॉर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहा है, डेली एवरेज कंजम्पशन। एल मतलब लीड टाइम। तो व्हाट इज द लीड टाइम, जब हम ऑर्डर देते हैं तो कितने दिन में गुड्स हमारे पास आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। प्लस एस, एस मतलब सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक मतलब कोई कंटीजेंसी हो गई, गुड्स अगर टाइमली नहीं आ पाया तो हमें लोकल मार्केट में कितने दिन में हमारे पास गुड्स आ जाएगा। सर डी इंटू एल प्लस एस इज इक्वल टू री ऑर्डर लेवल, यही आपका क्या हो जाएगा सर, आपका स्टॉक लेवल हो जाए, राइट। सर डी मतलब डेली एवरेज, मान लो कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो वो 10 पीस पर डे बिकता है, आप इसका ऑर्डर देते हो तो 5 दिन में आता है, प्लस अगर कभी ये टाइमली से नहीं आ पाता तो हम लोकल मार्केट में लेते हैं तो हमें मंगाने में 2 दिन लग जाता है, तो कितना होना चाहिए सर, 20 पीस सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। तो इस केसेस में हमारा रीऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा, 70 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 नंबर, ठीक है। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं सर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब सर कितना ऑर्डर दें जिससे हमारा कॉस्टिंग क्या रहे सबसे कम रहे। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो एक टर्म्स था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। क्या था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब सर वो क्वांटिटी जिसमें हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट सबसे कम पड़ता, राइट। उस केसेस में होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम पॉइंट पे रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द
रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग। और रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग जो है, रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग जो है वो क्या है? रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग एक सिंपल लेवल पे हम लोग ऑर्डर मेंटेन करते हैं और एक एडवांस, अगर ध्यान होगा इस चैप्टर में लास्ट में, एडवांस लेवल पे। तो व्हाट इज द एडवांस लेवल? सर एडवांस लेवल अगर आपका बिजनेस क्या है, सीजनल है, क्या है बिजनेस? सीजनल है सर, तो उस केसेस में क्या है, कंडीशन लगता है। क्या कंडीशन लगता है सर? सर स्टॉक लेवल या स्टॉक लेवल जो आपने स्पेसिफाई किया है, और 10 डेज कंजम्पशन ऑफ द लास्ट 10 डेज विच एवर इज हायर, 10 डेज 15 डेज वॉट एवर आपने जो डेज आपने सेलेक्ट किया है। तो ये दोनों पे कंपेयर करता है। तो सीजन में क्या होता है सर, कंजम्पशन पर डे बढ़ जाता है सर, तो इस केसेस में इन दोनों में से ज्यादा कौन सा रहेगा? सीजन वाले का क्वांटिटी। तो वो मतलब जहां सीजनल बिजनेस है वहां पे हमें एडवांस सेटअप करना पड़ता है। कितना करना होता है सर? एडवांस, कंडीशन बेसिस पे वो सेट करना होता है। लेकिन जहां ओवरऑल सेम है सर, थ्रू आउट द ईयर हमारा सेम प्रोडक्ट बिकता है, वहां पे सिंपल लेवल पे हमें क्या करना होगा, री स्टॉक लेवल सेट करना होगा। यही है इस चैप्टर में। हम लोग जब क्लास में सो जाते थे ना, तो सर लोग क्या बोलते थे, चांद तारों का सफर कर रहे हो। हाँ, चांद तार। लेकिन क्लास में 10 मिनट का सोना सर ना, बड़ा ही सुखद अनुभव है। होता है नहीं? जैसे ट्रेन में आपके घर पे बेड लगा है, आपको मजा नहीं आएगा सोने, मतलब या उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा क्या? घर पे आप जाते हो बेड पे, या अगर आपका संडे है, इस कॉलेज वगैरह नहीं है, पूरा दिन खाली है, तो आपको सोने का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा कि हम 2 घंटे, ये कॉलेज टाइम रहेगा सर, दिन भर बिजी है, तो सर उसमें 10 15 20 मिनट आधे घंटे अगर मिल जाता है, या अंदर से इच्छा होती काश आधे घंटे सोने को मिल जाए। उसी तरीके से आप घर पे डेली सो रहे हो शाम को, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेन पे सफर करते हो या बस पे करते हो, रात में जर्नी कर रहे हो, उस टाइम सोने का जगह नहीं मिलता, अड़स के सोते हैं ऐसे वैसे करके, तब समझ में आता है कि अरे बिस्तर में कितना फैल के सोते थे सर। उसका इंपॉर्टेंस समझे, आप स्टेशन पे हो तब समझ में आता है कि घर पे कितने आराम से। वही चीज है सर, क्लास में है, थका है बॉडी वॉटेवर, लेकिन सोने को नहीं मिल रहा है, और उसमें 10 मिनट हमें मिल जाए, उसका अनुभव, क्यों मनीष? उसका अनुभव सर, उसका जो अनुभव है, मतलब जो सुखद अनुभव है सर, वो कहाँ मिलने को है। बहुत अच्छा लगता है। ऑल्टरनेट यूनिट इसमें सीखेंगे चैप्टर 45 में, एंड कंपाउंड यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। सर व्हाट इज द अल्टरनेट यूनिट, और इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं सर? F12 करके एक्टिवेट किया जा सकता है। स्टॉक आइटम बनाते समय F12 करके एक्टिवेट कर दीजिए। सर अल्टरनेट यूनिट मतलब और किसी प्रोडक्ट को एक से ज्यादा यूनिट में बेचा जा रहा है, पीसेस में भी बेचा जा रहा है, बॉक्स में भी बेचा जा रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, ऑल्टरनेट यूनिट। और जब भी हम ऑल्टरनेट यूनिट बनाएंगे तो वहां बताएंगे कि एक बॉक्स इक्वल टू कितने पीसेस। सारी बात समझ में? जैसे अगर हम एक बॉक्स से मान लो 1 बॉक्स वहां मेंशन करेंगे, 1 बॉक्स इक्वल टू 50 पीसेस, तो हम एक बॉक्स अगर बिलिंग करेंगे तो कितने पीस का पैसा वो जोड़ लेगा, 50 पीस का जोड़ लेगा। तो अल्टरनेट यूनिट हमें कब बनाने की जरूरत होती है, जब हम एक प्रोडक्ट को एक से ज्यादा यूनिट में सेल कर रहे हैं। और कंपाउंड यूनिट सर, कंपाउंड यूनिट की जरूरत कब पड़ती है? तो जब 2 यूनिट का मिक्स बेच रहे हैं सर, इस तरीके से बेच रहे हैं, 1 बॉक्स 10 पीस, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंपाउंड यूनिट, दिस इज द कंपाउंड यूनिट। एक से ज्यादा यूनिट में बिक रहे हैं सर, 1 बॉक्स 10 पीस, यहाँ एक बॉक्स भी यूनिट आ गया और पीस, तो यहाँ पे कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। सर कंपाउंड यूनिट बनता कैसे है, कंपाउंड यूनिट कैसे बनाया जाता है टैली में? ऑल्टरनेट तो समझ में आ गया, F12 करके बना लीजिए। कंपाउंड, हाँ यस सर, यूनिट जब हम बनाते हैं तो वहां पे बाई डिफॉल्ट सिंपल यूनिट बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है सर। तो हम, और हमारा कर्सर सर नेक्स्ट यूनिट पे आता है, नेक्स्ट लाइन पे, तो हम यहाँ बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन दिखेगा, सिंपल एंड
कंपाउंड। तो क्या सेलेक्ट कर लेंगे? कंपाउंड। सर कंपाउंड बनाने के पहले आपका ये 2 यूनिट क्या होना चाहिए? सिंपल में बना होना चाहिए, राइट। तो दिस इज स्टोरी ऑफ ऑल्टरनेट एंड कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। तो स्टॉक का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं सर? जिससे आपको इजीली कोई भी कस्टमर आए तो आप स्टॉक जो भी वो चीज मांगे आप इजीली दे पाए। तो हम क्या करेंगे सर? अपने स्टॉक का प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाइंग स्टॉक आइटम अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एंड कैटेगरीज के बेसिस पर, जैसे हम लोग इस केसेस में किए हैं सर। यहाँ पे एक इमेज है, आप देखोगे तो टॉयज एंड स्पोर्ट्स। फिर फर्दर इसको क्लासिफाई किया मैकेनिकल एंड सिटिंग गेम, स्पोर्ट्स को इंडोर एंड आउटडोर। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन मैकेनिकल में सर सुपर स्कूटर, ये सब स्टॉक आइटम है। ये सब क्या है सर? स्टॉक आइटम जो इस ग्रुप में है। प्लस नीचे हमने कैटेगरी बना दिया है, 3 to 5 ईयर्स वालों की कैटेगरी, 5 to 10 ईयर्स के वालों के लिए 10 एंड। तो हम कोई भी स्टॉक आइटम बनाते समय सर स्टॉक ग्रुप तो ऑल बाई डिफॉल्ट अंडर दिया रहता है ऑप्शन। कैटेगरी का ऑप्शन के लिए F12 प्रेस कर देंगे, क्रिएट, है ना। कैटेगरी के लिए क्या कर देंगे सर? F12 करके सेटिंग कैटेगरी का एक्टिवेट कर देंगे। तो हम किसी भी स्टॉक आइटम का क्या डाल सकते हैं सर? ग्रुप के साथ साथ कैटेगरी बना सकते हैं, राइट। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको। सर इससे बेनिफिट क्या होगा कैटेगरी वगैरह कि आप इजीली कर सकते हैं सर, ठीक है। आप अपना रिपोर्ट कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो और ग्रुप वाइज भी देख सकते हो सर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? अगर हम ग्रुप वाइज देखते हैं, स्टॉक समरी में जाते हैं सर, ग्रुप वाइज देखते हैं तो हमें कैटेगरी नहीं देखने को मिलता, और कैटेगरी देखते हैं तो ग्रुप नहीं देखने को मिलता है सर। उसके लिए क्या करना होगा? रेंज लगाना पड़ता है। क्या लगाना होता है सर? रेंज। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो सर, स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देख रहे हैं तो यहाँ कैटेगरी तो दिख रहा है 3 to 5, 5 to 10, 10 एंड अबव, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो हमें स्टॉक ग्रुप एंड कैटेगरी दोनों करना है। तो क्या करना है सर? सिंपली यहाँ पे यूजिंग द रेंज बाई प्रेसिंग द ऑल्ट प्लस F12, जहाँ पे स्टॉक आइटम हैविंग स्टॉक ग्रुप विद नेम कंटेनिंग इन 3। सर मतलब सर हम ऐसा स्टॉक आइटम देखना चाहते हैं जिसके ग्रुप के नाम में क्या वर्ड हो? 3 नम हो। एंड इसके बाद एक लाइन स्पेस क्या करना है आपको? ब्लैंक। जब भी नेक्स्ट कंडीशन आप लगाएं तो एक लाइन ब्लैंक करें, देन फिर एंड स्टॉक आइटम हैविंग द स्टॉक कैटेगरी। ऐसे स्टॉक कैटेगरी हमें चाहिए जिसका स्टार्टिंग विद 10 है। तो मतलब ये कौन सा कैटेगरी हो जाएगा? 10 एंड अबव। मान लो कोई बंदा आया बोला कि सर हमें एक टॉयज चाहिए अपने बच्चे के लिए, स्पोर्ट्स का आइटम चाहिए। हमने पूछा आपका एज क्या है? तो उसने बोला 12 साल। हमने बोला आपको कौन सा गेम चाहिए? सिटिंग, सिटिंग गेम चाहिए कि आउटडोर गेम चाहिए? बोला सर सिटिंग गेम चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे सर? टीन ले लिया, टीन ले सकते हैं, TING भी लिख सकते हैं सर। तो ये टीन से किस में आ जाएगा? वो सिटिंग में आ जाएगा ग्रुप में, और 10 एंड अबव की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वो आपको बता देगा इस तरीके से रेंज बता के कि आपके पास क्या आइटम है। तो वो कौन सा आइटम है सर? वो जो 10 साल के एवल एबव के लिए हमने इसका कैटेगरी में डाल रखा था और सिटिंग गेम में डाल रखा था। तो रेंज लगा के हम क्या कर सकते हैं? अपने स्टॉक आइटम्स में रिपोर्ट देख सकते हैं। मतलब कुछ क्वेरीज पूछे अपने कस्टमर से और वो पुट करके हम इजीली उसको सर उसके पर्पज की चीजें दे सकते हैं। नहीं बहुत से शॉपकीपर के पास जाओगे, आप मांगोगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और, आप इरिटेट होकर वहां से चले जाते हैं। और बहुत से शॉपकीपर आपसे 2 4 5 क्वेश्चन, जैसे आप अच्छे अच्छे शोरूम में, टॉयज के शोरूम में जाएं तो आपसे 4 5 क्वेश्चन पूछते हैं जो फिट करते हैं अपने सिस्टम में। तो जैसा कैसे क्वेश्चन? आपका जो बच्चा है वो बेबी है कि बॉय है, एज क्या है, मैम आप इंडोर लेंगे कि आउटडोर लेंगे कि मैकेनिकल, तमाम चीज़ें आपसे कुछ चीज़ पूछेगा, एंटर करेगा, उसके बाद आपको लिस्ट दिखा देगा और प्रोडक्ट दिखा देगा लाके। और ये बंजारी मार्केट में जाओगे,
मांगोगे आम तो निकाल के क्या देगा, इमली। अब बोलोगे भैया ये दिखाओ ना कुछ उसको ऐसा टेडी बियर या ऐसा कुछ, कुछ और लाके दिखा देगा। ऐसा है सर, क्यों? क्योंकि उसने अपने शॉप पे एकदम भूसे की तरह टॉयज रखा है, क्लासिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं है सर। छोटा सा शॉप है उसमें, लेकिन सामान एकदम, वो क्या दिखाएगा, वो ऐसा सामान दिखेगा जो उसको फ्रंट पे दिख जाएगा। हाँ ये ले जाओ, ये बढ़िया, ये फ्रंट पे जो दिखा, अब देख रहे हैं आप उसको टेडी बियर जो मैडम मांग रहे हैं, हो सकता है उसके दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो इतना ऐसा रखा हुआ है कि वो निकालना नहीं चाह रहे हैं, राइट। प्लस इसमें एक और चीज है सर, स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट। क्या है सर? सर व्हाट इज द स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट? व्हाट इज द स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट? क्या है ये स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट? जिसमें स्टॉक की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक क्वेरी। तो पूरी, जैसे हमने स्टॉक क्वेरी सेलेक्ट किया कैरम बोर्ड मिनी का, तो क्या क्या पूरी हिस्ट्री आ जाएगी सर उस कैरम बोर्ड की। सर क्या क्या हिस्ट्री में दिखेगा? सर प्रोडक्ट का नाम, उसका ग्रुप, उसका क्लोजिंग बैलेंस, उसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कैटेगरी, क्लोजिंग वैल्यू, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, लास्ट 5 परचेजेस, लास्ट 5 सेल्स, लोकेशन कौन से गोडाउन में है, और जिस कैटेगरी का ये स्टॉक आइटम है उस कैटेगरी में और क्या क्या आइटम हमारे पास है। पूरा स्टॉक का हिस्ट्री आपको स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पे आप आइटम ऑफ सेम ग्रुप का भी देखना चाहते हैं तो F12 करके आइटम ऑफ सेम ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइटम ऑफ सेम ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो आप स्टॉक आइटम का कैटेगरी एंड ग्रुपिंग करके अपने स्टॉक को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं सर। नेक्स्ट चैप्टर इज एजिंग एनालिसिस ऑफ स्टॉक आइटम। सर स्टॉक आइटम का एज निकालना। सर कैसे? सर जो एजिंग निकलती है वो 4 तरीके से निकलती है। तो कौन कौन 4 तरीका? सर पहला तरीका परचेज डेट से एज निकालना। कौन से डेट से निकालना? परचेज। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डेट से एज निकालना, मतलब समझ रहे हो ना, तब मैन्युफैक्चरिंग किए इस प्रोडक्ट को कितने दिन हो गया। तीसरा, अरे वहां चादर वादर भी रखा है, चाहिए तो लगेगा, इसलिए मैंने गणेश पूजा का भी हटाया नहीं है कि शायद कुछ जरूरत पड़ जाए। चादर, दुपट्टा, क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। नहीं, अगर उससे भी चादर दुपट्टा से हुआ तो कालीन है सर एकदम मोटा। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर एक्सपायरी डेट हुए प्रोडक्ट को कितने दिन हो गया, और एक लास्ट है सर, उम्मीद है कि आप लोग बता पाएंगे जैसा हर बार बताते हैं। लास्ट सर ये 1, ये 2, ये 3 एंड लास्ट कोई भी एक लोग, ये लास्ट एक और एक ऑप्शन है जिसके बेसिस पे एजिंग करते हैं, वो लास्ट कौन सा है? बोलो मनीष। हाँ, प्राइस से नहीं, मतलब एजिंग सब परचेज किस डेट से परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग किए कितने दिन इस प्रोडक्ट को हो गया, एक्सपायरी डेट हुए कितने हो गया। सर टू बी एक्सपायर्ड, कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होने में कितना दिन है, मतलब कितने दिन में एक्सपायर होने वाला। 4 तरीके का रिपोर्ट देख सकते। एक्सपायरी डेट मतलब एक्सपायर हुए कितने दिन हो गया। हाँ, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, टू बी एक्सपायर्ड, इसको मरे कितने दिन हो गया और ये कितने दिन में मरने वाला। जन्म कब लिया, मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब जन्म कब लिया, और परचेज डेट मतलब इसको जन्म लिए आप कितने दिन इसको अपने घर में लाए। तो जन्म कब ले लेता है सर कोई भी बच्चा, जैसे हम लोग एज कब से, हम लोग बर्थडे कब से मनाते हैं सर, जिस दिन परचेज हो गए मतलब निकल गए बाहर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किस दिन हो गई थी सर, 9 महीने पहले से। आज बात समझ में, तो मैन्युफैक्चरिंग हुए कितने दिन हो गया। सो हमें 2 बर्थडे मनाना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट से और एक, सर हमें पता नहीं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी। आप जहां डिलीवर्ड हुए तो वहां डॉक्टर से पूछिए, वो रिकॉर्ड में बता सकते हैं। आज बात समझ में।
एस्टिमेट कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, एस्टिमेटेड बेसिस। ये डॉक्टर भी जो डेट बताता है वो एस्टिमेटेड डेट बताता है सर। इसके लिए हाँ जी, ऐसा। और अच्छे से रहना है, खुश रहना है सर, तो आप डेली बर्थडे मनाइए, क्योंकि ना आत्मा मरता है ना मारा जाता है, न जाने कितने करोड़ों वर्ष से पहले ही आप क्या हो, तो शरीर आपने धारण किया है, आत्मा का एग्जिस्टेंस तो न जाने कितने करोड़ों वर्ष पहले ही आपका है, तो आप डेली बर्थडे मनाइए सर, कोई दिक्कत। सर इसके लिए करना क्या है सर, इसके लिए आपको F11 में जाके बैचेज को इनेबल्ड कर देना है। जब आप इनेबल करेंगे दो ऑप्शन पूछेगा, क्या मेंटेन करना है एक्सपायरी डेट फॉर बैच, एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, आंसर इज, तो आप जो भी स्टॉक आइटम बनाएंगे उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा मेंटेन बैचेज, ठीक है। और उसके बाद सर उसमें हम डाल सकते हैं मेंटेन बैचेज, यस करेंगे, जब उसकी एंट्री करेंगे तो MFG डेट पूछता है, और क्या पूछता है सर, आपका बैच नंबर, MFG डेट, एक्सपायरी डेट, इस तरीके से हम उसको पुट करेंगे जिस चीज स्टॉक आइटम करते हैं सर। नॉर्मली जिसमें रखा जाता है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के देखें सर, उसमें उस प्रोडक्ट में लॉट नंबर लिखा रहेगा या बैच नंबर लिखा रहेगा। आप जाना नीचे एक बिस्किट खरीदना, पार्ले जी बिस्किट या वॉट एवर, देखना उसमें लिखा रहेगा पीछे क्या बैच नंबर या लॉट नंबर लिखा रहेगा, और उसी के जस्ट नीचे क्या लिखा रहेगा, हाँ बैच नंबर रहता है, एक्सपायरी डेट भी लिखा रहेगा सर, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते हो सर चीजों को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस सर कहाँ होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, गलती से दवाइयों की कंपनी में सर, गलती से आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट अगर दवा दे दिया और सामने वाला निपट गया खा के, तो आप जितना एक दो पुस्त जितना नहीं कमाए होंगे, और वो जो निपट गया वो बड़े घर वाला इंसान था या कोई भी VIP पर्सन था सर, हमारी बात समझ में, तो उसके घर वाले इतना लंबा चौड़ा कंपनसेशन आपके ऊपर ठोकेंगे कि भाई आपके एक्सपायरी दवा खाने से हमारे यहाँ जो करता धरता थे, जो 100 करोड़ रुपए साल में कमाते थे वो निपट गए, अब हमें 100 करोड़ हर साल लॉस होता है, और ये जो हम इनकी लाइफ जो उम्मीद थी कि ये 30 साल और जिएंगे, ठीक है, तो 3,000 करोड़ रुपए ये और बनाते, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करके ये क्या होता, 35,000 करोड़ हो जाता, तो हम आपके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन। इसलिए एक्सपायरी प्रोडक्ट और दवाओं के केस में हमारे फादर मुझे हमेशा डांटते थे, बोलते दवा ले आओ, हम लोग जाते थे दवा ले आते थे, और वो सामने वाला दुकानदार ऐसे काट के दे देता था, जिसमें ना MFG डेट देखने को मिलता था ना EXP, छोटे थे तो हम लोग पूछ भी नहीं पाते थे शॉपकीपर से, पापा पूछते थे बेटा देखे थे MFG डेट, इसका एक्सपायरी डेट चेक करके लाए हो, डर के मारे हम लोग बोलते थे हाँ, लेकिन हम भगवान से मनाते थे हे प्रभु कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब जैसे मेरे जेब में पड़ा होगा, आपको दिखाता हूँ, मैंने कम्बी फ्लॉम मंगाया था, इसमें से राजकुमार से या किससे मंगाया था, तुम ही लाए थे, थैंक यू। तो इससे कम्बी फ्लॉम मंगाया, उससे मेरा मतलब वही जब से खराश वरास बताया ना, तो हरारा टाइप का लग रहा था, केबिन बैठा था, तो मैं कम्बी फ्लॉम मंगाया, तो खाने के पहले मैं चेक किया MFG XP, तो यहाँ सब दिख नहीं रहा, शिमला राम बना के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, खा लो जो होगा देखा जाएगा एक बार। देख रहे हैं यहाँ पे, मैं अब हम लोग यहाँ बैच नंबर भी डाल पा रहे हैं स्टॉक की एंट्री करते समय, MFG डेट भी डाल पा रहे हैं, और EXP, इन्हीं डेटा के बेसिस पे, इनपुट के बेसिस पे टैली ये निकाल पाता है कि कौन सी दवाएं कितने दिन में एक्सपायर होने वाला है, कितनी दवाएं एक्सपायर्ड हो, क्योंकि यहाँ डेट अपन डाल रखे हैं सर, कितने दिन में एक्सपायर्ड हो चुका है। परचेज डेट सर यहाँ कैसे पता चलेगा, जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हो दैट इज कॉल्ड परचेज। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहां पर आप डाल दिया, एक्सपायरी डेट यहां डाल दिया, टू बी एक्सपायर्ड इसी डेटा से वो निकाल लेगा, तो ये 4 रिपोर्ट आपके लिए बना देता है, राइट।
हमारा एक स्टूडेंट आती है माधुरी बोल के, माधुरी चौहान या समथिंग, समता कॉलोनी से, नया एडमिशन। मैंने उसको बोला बेटा तुम्हारी क्लासेस छुट्टी है, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह ले लिया। मैं बोला कि क्या करना, कल मैं चेक कर रहा था उसका, तो वो एंट्री वेंट्री बनाने में उसको तकलीफ हो रही थी, तो समझाया प्रैक्टिस की कमी थी। मैं बोला कल 10 से 1 जो है प्रैक्टिस आके कर लेना है यहाँ पे। और मंडे को 8 बजे से 8:30 बजे से मैं क्लास लेता हूँ, उस क्लास में भी तुम, वो इवनिंग बैच में ज्वाइनिंग की है, बैठ लेना। तो कितने बजे सुबह? मैं बोला 8:30 बजे। 8:30 बजे? नहीं सर, संभव ही नहीं है सर। मैं बोला अच्छा ठीक है, 8:30 बजे संभव नहीं है, मैं तुम्हारी इवनिंग में ही करा दूंगा, तुम लेकिन 10 से 1 आके कल प्रैक्टिस। तो 10:10 फ़ोन करती है, सर मैं सोच रही हूँ कल आके प्रैक्टिस कर लूँ क्या? नहीं नहीं, आज ही करना है। अच्छा ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। कहाँ सर? सर नेक्स्ट चैप्टर मल्टीपल गोडाउंस, या सर अब गोडाउन का नाम क्या हो गया? लोकेशन। सर इसका यूज हम कब करते हैं? हमारे बिजनेसेस में एक से ज्यादा गोडाउन है तो। सर एक ही गोडाउन है तो, या गोडाउन हम नहीं मेंशन करें तो? सर एक गोडाउन टैली बाय डिफॉल्ट पहले से बना के रखता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी गोडाउन। अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हो तो टैली उसी गोडाउन में आपके गुड्स को, आप परचेज जब भी गुड्स खरीदते हो कर देता है। एक से ज्यादा गोडाउन है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्या करना होगा? क्रिएट करके आप गोडाउन क्या कर सकते हो, या लोकेशन को क्रिएट कर सकते हो। प्लस सर एक तो ये हो गया गोडाउन क्रिएट करना, तो सर इससे क्या होगा, जब आप परचेज की एंट्री कर रहे हो या सेल की एंट्री कर रहे हो, तो गोडाउन आपसे पूछता है कि कौन से गोडाउन से परचेज हो गए गुड्स, कौन से गोडाउन में आया, या सेल करके कौन से गोडाउन से गुड्स गया, तो हम वो गोडाउन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम गोडाउन वाइज स्टॉक की समरी भी देख सकते हैं कि किस गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा हुआ है। प्लस एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम ट्रांसफर भी गुड्स करते हैं, इसको बोलते हैं इंटर गोडाउन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इंटर। तो हम इंटर गोडाउन ट्रांसफर की एंट्री कौन से माध्यम से करेंगे? स्टॉक जर्नल वाउचर। कौन सा वाउचर? स्टॉक जर्नल वाउचर्स के माध्यम से कर सकते हैं, राइट। और स्टॉक जर्नल वाउचर्स में जाके सर हम एक वाउचर टाइप चेंज मोड में करके इंटर गोडाउन ट्रांसफर सेलेक्ट करके सर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर की भी एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं सर, देखिए। पहला, इनेबलिंग मल्टीपल गोडाउंस। गोडाउन आप एक से ज्यादा क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली इनेबल्ड हो जाएगा। यूजिंग स्टॉक जर्नल फॉर स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन गोडाउन। क्रिएटिंग एंड यूजिंग ऑटोमेट वाउचर टाइप। अब हमें क्रिएट नहीं करना है सर, आप काट सकते हो सर, क्रिएट नहीं करना है। अब ये ऑप्शन इंटर गोडाउन ट्रांसफर का वाउचर टाइप किसमें आ जाता है? चेंज मोड में आ जाता है। स्टॉक जर्नल में जाएंगे, चेंज मोड में जाएंगे, तो इंटर गोडाउन ट्रांसफर का ऑटोमेटिकली क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप क्लिक कर सकते हो। और गोडाउन वाइज क्या देख सकते हो आप? स्टॉक देख सकते हैं कि किस गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली गोडाउन जहां क्रिएट करोगे तो वहां पहले पूछेगा कि अल्टर एग्जिस्टिंग या क्रिएट न्यू, तो आप क्या करो, अल्टर एग्जिस्टिंग कर देना। ध्यान से समझना, करेंसी के केस में क्रिएट न्यू करना है, लेकिन गोडाउन केस में सर आपके 4 गोडाउन है तो जो पहले से प्राइमरी बोल के वो नाम को बदल के आप पहला गोडाउन का नाम डाल दीजिए, फिर दूसरा क्रिएट करके दूसरा डाल दीजिए, तीसरा क्रिएट करके तीसरा डाल दीजिए, राइट। तो इस तरीके से हम सर गोडाउन की एंट्री मल्टीपल गोडाउन हम मेंटेन कर सकते हैं, इंटर गोडाउन ट्रांसफर की एंट्री कर सकते हैं सर। इसमें भी स्टॉक क्वेरी के चर्चा है सर, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। स्टॉक क्वेरी पूरी स्टॉक का क्या बता देता है, हिस्ट्री बता देता है। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग वाउचर टाइप। सर इसका यूज कब करते हैं? तो जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या करते हैं सर? मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। सर इसकी एंट्री कौन से वाउचर में होता है? अगेन स्टॉक जर्नल वाउचर में होता है। क्या होता है? स्टॉक जर्नल। जब आप स्टॉक जनरल वाउचर ओपन करते हो तो देखना आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक सोर्स
और दूसरा कंजम्पशन। सोर्स सर जब गोडाउन ट्रांसफर होता है तब सोर्स वर्ड यूज करते हैं, मतलब कहां से गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, डेस्टिनेशन मतलब कहां पे गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां पे ट्रांसफर हो रहा है। सोर्स मतलब कहां से, डेस्टिनेशन मतलब कहां पे। और यही प्रोडक्शन के केस में हम लोग वर्ड सोर्स ना यूज करके क्या यूज करते हैं, कंजम्पशन, क्या क्या गुड्स कंज्यूम हुआ और क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस, राइट। ठीक है, और ये नीचे कर दूं, हाँ वो तो क्लियर है। आप एक काम करो, आप अच्छा यहां से पता भी नहीं चल पाएगा, स्टॉक जर्नल वाउचर। सर इसके लिए हमें क्या करना होता है सर, BOM बनाना पड़ता है। क्या BOM बनाना पड़ता है सर, BOM। इसके लिए सर कौन सी चीज पे, बहुत से बच्चे सर सारे प्रोडक्ट में बना देते हैं, आपको केवल और केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाना है सर। व्हाट इज द BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल, बिल्स ऑफ मटेरियल। सर ये क्या है, दिस इज द रेसिपी फॉर अ डिस। तो कोई भी चीज बनाते हैं उसका क्या रेसिपी, मतलब जो चीजें हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं फिनिश गुड्स का, उसके लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड BOM। सर ये हम सेट कर देते हैं, BOM को सेट कर देते हैं। सर सेट करके क्या फायदा मिलेगा आपको, अगर हम सेट कर देते हैं BOM तो हमें केवल और केवल स्टॉक जनरल वाउचर में कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, बस वो यूनिट डालना है। ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल उससे क्या प्रोडक्शन कितना होगा, बाई प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कितना निकलेगा, ऑटोमेटिकली हमारे BOM के बेसिस पे ये सेट हो जाएगा। अच्छा जब हम कोई चीज प्रोडक्ट करते हैं तो उससे क्या क्या चीजें निकलती हैं सर, एक फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, दूसरा को प्रोडक्ट निकलता है, तीसरा बाई प्रोडक्ट निकलता है, और चौथा स्क्रैप निकलता है। से वर्ड से ज्यादा अच्छा हो सक वर्ड यूज करे सर, निकल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं सब में निकले सर, राइट। सर को फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। को प्रोडक्ट मतलब उससे कम वैल्यू का प्रोडक्शन उसी के साथ साथ हो रहा है, राइट। जैसे हमने आपको बताया था राइस मिल के केस में, राइस इज योर फिनिश प्रोडक्ट, ब्रोकन राइस इज योर को प्रोडक्ट, राइट। राइस ब्रांड जिसको पॉलिशर बोलते हैं सर, जो चावल का ऊपरी परत होता है जिससे तेल निकलता है, राइस ब्रांड ऑयल उसको बोलते हैं, देखना मार्केट में बिकता है राइस ब्रांड ऑयल, उसमें हार्ट का निशान रहता है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट, दैट इज योर बाई प्रोडक्ट। एंड जो धान जिसको बोलते हैं सर, जिसमें चावल निकलता है उसकी जो भूसी होती है, दैट इज योर स्क्रैप। सब जो को प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है और स्क्रैप होता है, वो आपके फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या कर देता है सर, कम कर देता है। क्या कर देता है, कॉस्टिंग को कम कर देता है। तो आप इस पहले BOM बना लीजिए सर, फिनिश, और किस में BOM बनाएंगे सर, अच्छा यहाँ जैसे कंपनी आपने क्रिएट किया है, लेजर वगैरह बनाया है, स्टॉक आइटम्स F12। आपको क्या करना पड़ता है सर इसके लिए, आपको सिंपली फिनिश प्रोडक्ट का जब स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वहां F12 करके शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करके सेट कंपोनेंट लिस्ट या बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम क्या कर देना है, यस, जिससे आपको एक ऑप्शन मिलेगा BOM का, किसका मिलेगा सर, जैसे यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट प्रोडक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपको शो होने लगेगा, राइट, ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट सब में BOM लगते हैं बनाने, नहीं सर, किस में बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट में, किस में बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट, बस आप BOM यहाँ सेट कर दो लाइक दिस। तो ये क्या नेम ऑफ BOM, जैसे हमने इस चैप्टर में सीखा था कि विद फैट का डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बन रहा है और विदाउट फैट का बन रहा है, उसमें ये चीजें लग रही हैं सर, इतनी इतनी यूनिट लग रही है, और ये BOM सेट करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कर सकते हैं। कौन से वाउचर में होगा मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री, स्टॉक जर्नल वाउचर, दिस इज स्टॉक जर्नल वाउचर। इसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, बस आपको क्या पुट करना होता है मैन्युअली, प्रोडक्शन कॉस्ट पुट करना होता है। क्या पुट करना होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट।
तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर्स एंड आप लोग मार्क कर लीजिए, एक दिन और लगेगा सर, क्योंकि 1 बज गया है, 1 बज चुका है और कुछ लोगों का डिमांड है कि 1 बजे जाना है सर। कॉस्ट सेंटर से स्टार्ट करना है, किससे करना है सर? कॉस्ट सेंटर से स्टार्ट, नहीं सैटरडे जो शेड्यूल बना है सेम शेड्यूल्स में आपको आने हैं। उसमें जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन जो लिखा है, तो पहले हम लोग ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।